रमन अपनी शादी के 6 महीने बाद भी अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरस रहा था। वजह थी रमन की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो रमन को बिल्कुल आता ही नहीं था। अपनी पत्नी रिया को भी उसने देखते ही पसंद कर लिया था। रिया देखने में अच्छी थी, लेकिन बस उसमें एक ही कमी थी कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वो राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और माँ की तेज आवाज़ के सामने उसकी एक ना चली। वो किसी को बोल ही नहीं पाई कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और ना ही किसी ने उससे कुछ पूछा, क्योंकि सब जानते थे कि लड़पने में रिया गलत फैसला ही लेगी। फिर रमन बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। हद तो तब हो गई जब रिया की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हो गई। फिर तो रिया के जलने की कोई कसर ही ना रही। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। इसलिए शादी की पहली रात ही अपना सारा गुस्सा रमन पर निकाल दिया। जैसे ही रमन कमरे में आया और बेड पर बैठने लगा, तो रिया उसी टाइम फट पड़ी और बोली, खबरदार जो मेरे पास बैठने की कोशिश भी की तो क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की है? पता नहीं मेरे पिताजी ने क्या देखा है तुम में। रमन बस शांति से उसकी बात सुन रहा था। उसने धीरे से कहा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने इस शादी के बारे में तुमसे पूछा नहीं था? अरे मुझसे पूछते तो मैं मना नहीं कर देती क्या? रिया ने गुस्से में कहा। तो रमन बोला कि क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? उसकी बात पर गुस्से से तमतमाती हुई रिया बोली, बस तुम लड़कों की सोच यहीं तक सीमित है। अरे हम लड़कियों के कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती क्या? तो रमन को अपनी कही बात पर पछतावा होने लगा और रिया से माफ़ी मांगते हुए बोला, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात हुई है? तो रिया बोली कि जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी, तुम वैसे नहीं हो। ना रूप है, ना रंग और ना पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो करवट बदलकर सो गई। इधर रमन की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। पलंग के एक सिराने पर लेटा हुआ रमन खुली आंखों से बस छत को देखता रह गया। रिया के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दिन ऐसे ही बीतने लगे। रमन हर तरीके से रिया का दिल जीतने की कोशिश करता, पर सब बेकार गया, क्योंकि रिया ने ये तय कर लिया था कि रमन को इतना परेशान करूंगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नज़र में रिया की छवि खराब ना हो, बस यही सोचकर रमन उसे अपने साथ शहर ले गया, जहां वो नौकरी करता था। हालांकि रमन की नौकरी इतनी भी छोटी नहीं थी कि वो रिया की खुशियों का ख्याल ना रख पाए। बस रिया की दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी, जिसके अभी उसे समझ नहीं थी। खैर, वो रिया को लेकर शहर आ गया, जहां 2 कमरे का छोटा सा घर पर एकदम साफ सुथरा था। दरवाजे पर पहुंचते ही रमन मुस्कुराते हुए बोला कि स्वागत है आपका मैडम, प्लीज़ अंदर आइए। तो रिया मुंह बनाकर कहने लगी कि स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेकर आए हो। रिया की बातों से रमन अंदर तक टूट गया, पर फिर भी हर बार की तरह उसकी बातों को हंसकर टाल दिया। अगले दिन सुबह रिया आराम से सो रही थी, तो रमन बोला, अरे उठो रिया, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी नाश्ता बना दो। रमन का इतना कहना हुआ कि रिया उस पर भड़कते हुए बोली कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझे? बड़े आए मुझसे नाश्ता बनवाने वाले, मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता वास्ता। ये बोलकर वो करवट लेकर सो गई। तो रमन को लगा कि अब तो पक्का झगड़ा होगा, इसलिए उसने हंसकर कहा कि कोई बात नहीं डार्लिंग, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी बना लूँगा। बताओ क्या खाओगी? रिया मन में सोचने लगी कि आखिर किस मिट्टी का बना है ये आदमी। भले ही कितना भी कुछ कह दो, गुस्सा ही नहीं करता। तभी रमन फिर से बोला, अरे जल्दी बोलो ना यार, क्या खाओगी? तो रिया बोली, जहर खाऊंगी, बना दो जाओ। अब जहर तो मुझे नहीं बनाना आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोलकर रमन हंसता हुआ रसोई घर में चला गया। रिया उसकी बात पर झल्ला गई, पर वो कुछ बोली नहीं।
कुछ समय बाद रमन वापस आया और बोला कि मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है। ओके। ये बोल जल्दी से रमन उसका माथा चूम और बाय करके चला गया। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि रिया को कुछ समझ ही नहीं आया। आज रमन ने पहली बार उसे छुआ था तो एक मीठा सा एहसास रिया के अंदर दौड़ गया, पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगा। वो उठी और नहाकर तैयार हो गई। बाहर आकर देखा तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। वो चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगी तो उसमें लिखा हुआ था कि अब तो उठ गई ना, तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं। घर पर बैठकर बोर होने की ज़रूरत नहीं है, पास में ही मॉल है, वहाँ जाओ और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले आओ। शाम को मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हारा रमन। चिट्ठी पढ़कर रिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने नाश्ता किया और पैसे उठाकर मॉल चली गई। मॉल में घूमते हुए रिया की नज़र अपनी सहेली सविता पर पड़ी तो उसने सविता को आवाज़ लगाई। सविता को देखते ही रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। महंगी साड़ी, गहने, क्या ठाठ हैं सविता के। सविता ने रिया को देखकर खुशी से अपने गले लगा लिया और बोली, तू यहाँ, कैसी है तुम? तभी रिया होश में आते हुए बोली, अच्छी हूँ, तू तो पहचान में भी नहीं आ रही। इतने में एक हैंडसम सा लड़का सविता के पास आकर बोला कि मुझे नहीं मिलवाओगी क्या अपनी सहेली से? रिया, ये मेरे पति हैं, सविता ने कहा। तो अब तो रिया के जलने की कोई सीमा ही नहीं रही थी। सविता का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी रिया ने की थी। बस अब तो उसे रमन पर और भी गुस्सा आने लगा। ऊपर से सविता के पति का सविता के लिए बेहिसाब का प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो रिया के सामने ही उसको ज्वेलर्स की दुकान पर ले गया और सविता के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चैन पहना दी। ये देखकर रिया सोचने लगी कि कितनी लक्की है सविता, और एक मैं हूँ। बस 10,000 रुपये दे दिए और कह दिया कि जाओ शॉपिंग कर लो। दन तनाती हुई रिया वापस घर आ गई और गुस्से से सारा सामान वहीं सोफे पर पटक दिया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ समय बाद रमन घर आया तो रिया को खिड़की के पास खड़ा देखकर वो उसके पास चला गया और उसके बालों में गजरा लगाने लगा। तो गुस्से में रिया ने गजरा छीनकर कूड़े में फेंक दिया और बोली, ये लाए हो तुम मेरे लिए, इतना मामूली सा तोहफा। खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ तुमसे, जबकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा देने की औकात नहीं है तुम्हारी। उसका एक एक लफ्ज रमन का सीना छलनी कर रहा था। फिर भी रिया के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अरे क्या हुआ है रिया, क्यों हर समय तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वो सब कुछ लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूँगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा। बस मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। ये बोलकर रमन ने रिया को अपने सीने से लगा लिया। तभी रमन को पीछे धकेलते हुए रिया ने कहा कि नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा इस घर में, इस रिश्ते में। आज़ाद होना चाहती हूँ मैं तुमसे। तलाक चाहिए मुझे, बोलो दे सकोगे? उसकी बातों से रमन की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, जल्दी ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। ये बोलकर रमन घर से बाहर निकल गया और रिया वहीं बैठकर रोने लगी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। रमन अब रिया से बहुत कम बातें करने लगा था, बस उतना ही बोलता जितनी ज़रूरत होती थी, और ना ही कभी रिया कोशिश करती उससे बातें करने की। बस सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना देती, रमन भी चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता। बस यही रूटीन हो गया था उसका। एक दिन रिया किसी काम से बाहर गई, तभी उसने देखा कि उसकी सहेली सविता का पति किसी रेस्टोरेंट में बैठकर किसी दूसरी लड़की के साथ चाय कॉफ़ी पी रहा था और दोनों बहुत ही करीब थे। ये देखकर रिया को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सविता का पति है, और वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो उल्टे पैर वापस घर आ गई। रात को रमन आया तो उसने देखा कि रिया खोई खोई सी है। बिस्तर पर भी वो बार बार करवटें बदल रही थी। तो रमन से रहा नहीं गया
वो पूछ बैठा कि क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तो रिया ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो करवट बदलकर सो गई। ये पहली बार था जो रिया ने रमन की बात का सीधा जवाब दिया था। अगली सुबह रमन के ऑफिस जाने के बाद रिया सोचने लगी कि एक बार सविता से बात करके उसे इस बारे में बता दिया जाए तो ठीक रहेगा। उसके पास सविता के घर का पता था, तो वो उसके घर के लिए निकल गई। उसके घर पहुंचकर जैसे ही वो गेट खोलने लगी तो अंदर से आ रही आवाज़ों ने उसे वहीं रोक दिया। उसने गेट से अंदर झांक कर देखा तो सविता अपने पति पर चिल्ला रही थी कि आपका किसी और लड़की के साथ संबंध है। शर्म नहीं आई आपको ऐसी घटिया हरकत करते हुए? सविता का इतना कहना हुआ कि उसके पति ने एक जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, औकात में रह अपनी, समझी? अरे थी क्या तुम? मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है। ये महंगे कपड़े, ये जेवर, ये शानो शौकत कभी सोचा था सपने में भी नहीं ना। यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सब देखकर बाहर खड़ी रिया को लग रहा था कि ये चाटा किसी ने उसके मुंह पर मारा है, उसकी सोच पर मारा है। इतने में उसकी सहेली सविता ने एक जोरदार चाटा अपने पति के गाल पर जड़ दिया और सारे गहने फेंकते हुए बोली, ये रखो अपने गहने अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी बात समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे। उसके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूँगी, समझे? ये सुनकर रिया दबे पांव अपने घर वापस लौट आई। सैकड़ों विचार उसके मन में घूम रहे थे। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो रमन के साथ कितना गलत कर रही है। आज उसके दिल में रमन के लिए इज्जत बढ़ गई थी। उसको समझ आ गया था कि जीवन साथी पैसे वाला ना सही, पर प्यार करने वाला जरूर होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आत्मा धिक्कार रही थी उसकी। उसने सोच लिया था कि आज रमन से अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी, उसके बाद रमन जो भी सजा देगा वो भी सह लूँगी। ये सब सोचते हुए रिया अपने घर पहुँच गई। आज पहली बार ये घर उसे अपना घर लग रहा था। शाम को जल्दी से खाना बनाकर वो रमन के आने का इंतज़ार करने लगी। रमन घर आया तो थका हारा सोफे पर बैठ गया। तभी रिया उसके लिए पानी लेकर आई तो हैरानी से रमन उसकी तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि इससे पहले रिया ने कभी उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। उसने पानी का गिलास लेते हुए कहा कि वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। यह सुन रिया एकटक उसकी तरफ देखती रह गई। रमन ने अपने बैग में से तलाक के पेपर निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा कि मैंने अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो और तैयारी करो। कल रात को ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा और तुम्हें किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। रिया बस बाहर खड़ी उस कागज़ को देखते रह गई जहाँ पर रमन ने साइन कर रखे थे। अब उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अगली सुबह रिया के उठने से पहले ही रमन ऑफिस चला गया। रिया उठते ही देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है और साथ में एक चिट्ठी भी। उसने चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें लिखा था कि आज ऑफिस में ज़्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूँ, तुम तैयारी करके रखना, रात को निकलना है। ये पढ़ते ही रिया के कब से रुके हुए आंसू बह निकले। रोते रोते खुद से ही बोली कि कम से कम एक बार माफ़ी मांगने का मौका तो दे देती। पूरा दिन रोती रही, खाना भी नहीं खाया। रात होते ही थके कदमों से रमन वापस घर आया। उसकी भी रो रो कर आंखें लाल हो गई थी। अंदर आया तो रिया पहले से ही सोफे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। रमन उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, सारा सामान रख लिया ना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है? कहकर रमन जैसे ही अंदर जाने लगा तो रिया ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। रमन ने पीछे मुड़कर देखा तो रिया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसको ऐसे देख रमन के दिल में एक टिस सी उठी। उसने कहा, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? अब रिया के सब्र का बांध टूट गया था। वो रोते रोते रमन के सीने से लग गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो रमन,
प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से ज़्यादा प्यार ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मुझे तलाक नहीं चाहिए। जिस प्यार का इंतज़ार रमन इतने दिनों से कर रहा था, वो आज उसको महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कसकर रिया को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला कि फिर से छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना, वरना इस बार तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी रिया उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, खबरदार, जो दोबारा तुमने ऐसी बात की। तो रमन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। आज सही मायने में रमन के प्यार, सब्र और त्याग की जीत हुई थी। दोस्तों, दुनिया पैसे के पीछे भागती है, लेकिन जहाँ तक हो सके तो ये बात भी सही है कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। इंसान के दिल में प्यार और सम्मान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।